स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी पे। दोस्तों आज का टॉपिक है रिप्स 2022। सबसे पहले दोस्तों आरएस गवर्नमेंट जॉब इजी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट क्विज मिलेंगी और वीडियोस के लिंक पीडीएफ नोट्स भी आपको यहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम रिप्स 2022 के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं कि क्या है, कब से लागू हुआ, अवधि क्या है, कब तक ये प्रभावी रहेगा, इसके उद्देश्य क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है, किन 8 श्रेणियों के अंदर ही उद्यम है उनको इनका लाभ दे होगा, थ्रस्ट सेक्टर्स और सनराइज सेक्टर्स क्या है। रिप्स क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम। ये एक स्कीम है राजस्थान सरकार की प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। इसकी घोषणा कब की गई? 7 अक्टूबर 2022 इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान इसकी घोषणा की गई। कब किया गया था? 7 से 8 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई है। ये इसकी लागू रहने की अवधि क्या रहेगी? 31 मार्च 2027 तक। इसका मतलब ये है कि इस अवधि तक जो भी नए उद्यम यहाँ आके निवेश करेंगे उन उद्यम हेतु इस पे जो दे प्रावधानों के तहत जो छूट है वो उनको मिलती रहेंगी। ये क्या है? एक जैविक और गतिशील नीतिगत ढांचा। हमारी सरकार ने जब इसको प्रस्तुत किया तो कहा कि ये एक ऑर्गेनिक एंड डायनेमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। गतिशील क्यों? समय की मांग के अनुसार इसमें चेंज हम करते रहेंगे, इसलिए ये गतिशील है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो फ्रेमवर्क प्रस्तुत कर दिया यही रहेगा, इसमें हम चेंजेस करेंगे। इसका मकसद क्या रहेगा? सभी क्षेत्रों में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना है राजस्थान प्रदेश। साथ ही साथ हरित पहल, समावेशी विकास, हर क्षेत्र का विकास। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें निवेश करेंगे, उनको ज्यादा छूट दे होंगी। ये राजस्थान के जितने जिले हैं उनके अंदर जो तहसील है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। रोजगार सृजक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट होगा, नए उद्योग धंधे आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर भविष्य की प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देता है। हम देखेंगे कैसे जो सनराइज सेक्टर्स है उनमें जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज को भी इसमें ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष बूस्टर छूट है वो उनका प्रावधान किया गया है। पहले हम देखेंगे उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए और तो क्या हमें लाभ होंगे। तो ये दोनों एक जैसे ही रहने वाले हैं। आप उद्देश्य देख लो, वही रिपीटेशन आपको लाभ में मिलेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का इसका टारगेट है। और औद्योगिक रूप से अविकसित क्षेत्रों का उत्थान करके हम क्या संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, जो पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्र है उनके अंदर भी विकास हो। फिर 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। 2027 तक की अवधि में, यानी आगामी आने वाले हम 5 सालों के अंदर 10 लाख का टारगेट रखा है। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा कौन सी? नवीनीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे सनराइज क्षेत्र जो हैं नए हैं, इनमें काफी पोटेंशियल है और भविष्य में इनके लिए इनके अंदर काफी संभावना है। तो उन सनराइज क्षेत्रों में भी एक लीड स्टेट की भूमिका में हम खुद को स्थापित कर पाए। एक क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है वो यहाँ पे ये बनता है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% की वार्षिक वृद्धि दर। और दूसरा ये कि 10 लाख लोगों के लिए रोजगार। जैसा आरपीएससी का भी ट्रेंड बना हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है तो ये 2 फैक्ट देख लेना, 15% की वार्षिक वृद्धि दर और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार। नेक्स्ट की हरित पहल, जो ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर भी इसमें बल दिया गया है। कर रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसमें जितना उनका खर्चा आया उसका 50% तक सरकार पुनर्भरण करेगी ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो इन हरित पहलों को, हरित तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और जलवायु और सततता यानी क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में हम अग्रणी राज्य बन सके। क्लाइमेट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम अपने विकास को अंजाम दें। तो रिप्स के 3 स्तंभ कौन कौन से हो गए? सबसे पहला तो यह है कि आर्थिक विकास करेंगे हम, अनुकूल कारोबारी माहौल द्वारा संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास। फिर रोजगार के अवसर, आपको जैसे कि बताया, जैसे निवेश आएगा, उद्योग धंधे आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये अगले 5 साल में कितने का टारगेट रखा गया है? 10 लाख रोजगार का। और तीसरा है आकर्षक निवेश गंतव्य। तो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और निवेश गंतव्य, यानी ज्यादा से ज्यादा निवेश मिले, उससे आर्थिक विकास हो और रोजगार के अवसर सृजित हो। ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव जो है उसके 3 पिलर्स ये हैं। अब लाभ, जैसा आपको बताया था, जो ऑब्जेक्टिव हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है उन्हीं को यदि इम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या रहेंगे? लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में हम स्थापित हो पाएंगे। इससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। जब निवेश होगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए हम ज्यादा विशेष पैकेज दे रहे हैं, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जो निवेश करेंगे उद्यम, उनको जब हम विशेष छूट दे रहे हैं और वहां वो ज्यादा निवेश करेंगे तो क्या होगा? समावेशी
विकास हो पाएगा, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो पाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार क्षमताओं का प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात की गई, हम आगे अभी देखने वाले हैं, उनके अंदर कुछ इस तरीके से अनुसंधान, R&D, इन क्षेत्रों में भी जो निवेश करेंगे उनको भी इस नीति का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से हम अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी खुद को स्थापित कर पाएंगे। और जलवायु और सतत विकास तो आपको अभी बताया ही है, क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने में भी सहायक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जो क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो यूज करेंगे उनको ज्यादा छूट दी जाएगी। और इसमें निवेश करने वाले, इन टेक्नोलॉजी को अपनाने में जितना खर्चा आएगा उसका 50% तक, कुछ मामलों में तो 100% तक सरकार क्या करेगी, रिम्बर्स कर देगी, पुनर्भरण कर देगी। ये करीब करीब 120 पेजेस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इसको समराइज करने का प्रयास किया है। तो देखो, सरकार के नीतिगत प्रयासों की भी यहाँ बात की गई है कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। एक सक्षम नीति वातावरण जो है, इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट है, वो निवेश को आकर्षित करने की कुंजी है, की है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, एक सक्षम नीति वातावरण तैयार करने की कोशिश की है। और वो कैसे की है? सबसे पहले तो औद्योगिक विकास नीति लेके आई हमारी प्रदेश सरकार 2019 में, उसी साल रिप्स पॉलिसी लेके आई। फिर इसके अतिरिक्त जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र विशेष नीतियां वो भी पेश की गई, जैसे कृषि हेतु कृषि संस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। ये किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं है, तो सौर ऊर्जा नीति लेके आए हम। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति लेके आए। नेक्स्ट, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लेके आए 2021 में। और राजस्थान पर्यटन नीति भी लेके आए। तो इस तरीके से सरकार के नीतिगत प्रयास है। अब सरकार ने कहा व्यापार सुगमता हेतु भी कई प्रयास किए। अब वो क्या क्या प्रयास है, एक अलग से क्वेश्चन बनता है। यदि RS में क्वेश्चन आ जाता है या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आप ये सब चीजों को कोट कर सकते हैं। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए हम क्या लेके आए हैं, सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2020 एक्ट लेके आए हैं, जिसके तहत क्या होता है, एक ही जगह पे सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, सारे अप्रूवल क्लियरेंस दे दिए जाते हैं। दूसरा क्या, वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी। ये क्या, 10 करोड़ से अधिक वाले जो निवेश है उनको वन स्टॉप शॉप सुविधा प्रदान की जाती है, यानी उनको सारे अप्रूवल एक ही छत के नीचे एक ही जगह सारे अप्रूवल मिल जाते हैं। तीसरा है राज निवेश पोर्टल, जिसमें टाइम बाउंड वे में समयबद्ध रूप से सारे क्लियरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं और सारी सूचनाएं प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जैसे निवेश करना है तो कहाँ का निवेश कर सकते हैं, अनुमोदन हुए क्लियरेंस उनको जो मिले उनकी सूचनाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। और प्लॉट अवेलेबिलिटी है, लैंड अवेलेबिलिटी है, उसकी भी सूचना यहाँ मिल जाएगी। और MSMEs को छूट दी गई है, विशेष छूट दी गई है। वो छूट क्या है, 3 सालों तक की थी। और अभी हमने MSME पॉलिसी जो घोषित की है 17 सितंबर 2022 को, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ जो MSME पॉलिसी है उसमें इस छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 साल। यानी पहले जो 5 साल है उसमें MSME उद्योग लगाने के लिए जितने भी अप्रूवल चाहिए और उसके बाद में जो इंस्पेक्शन होते हैं उनसे छूट मिलेगी इनको 5 साल के लिए, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं और उनको किसी प्रकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा क्लियरेंस किए जा रहे हैं, यानी बिना फिजिकल इंटरफेयर के, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती है। तो ये सरकार के प्रयास हो। कुछ संभावनाओं के बारे में बताया गया, राजस्थान में औद्योगिक विकास की क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां। ये भी RS मेंस या RS इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रखते समय ये बताया था कि जैसे राजस्थान में केवल शीशा जस्ता का उत्पादन होता, मार्बल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ग्रेनाइट, पोटास, फेल्सफार से बड़े राज्यों में से एक है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्यों में से एक है। क्रूड ऑयल का जो उत्पादन यहाँ होता है उसमें सेकंड नंबर पे है। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों को मिलाकर के कहाँ है, सेकंड नंबर पे। और जो ऑफशोर है वहां पे पहला स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में काफी क्षमता है। बाजरा, सरसों, मसाले इनके उत्पादन में प्रथम है। इस तरीके से आप इसको एक बार देख लेना। देन आर्ट्स प्राथमिकता जो श्रेणियां हैं वो डिफाइन की गई और इनमें से ही किसी एक में निवेश पे इसका लाभ होगा। वो क्या क्या है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, सेवा, सनराइज सेक्टर, MSME, स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्टोरेज और कोल्ड चेन, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, टेस्ट लैब्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में कहा गया कि जैसे BPO और KPO जो है कॉल सेंटर वगैरह हैं और हम ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए उद्यम स्थापित करते हैं, उनको भी लाभ देगा। तो ये 8 श्रेणियां एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी 8 श्रेणियां हैं, निम्न में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। ये RS जैसे एग्जाम में आएगा। प्रमुख प्रावधान ये यहाँ देख लो। यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो देखो 2-3 पॉइंट ये देख लो। देखो एक तो है इसमें थ्रस्ट सेक्टर हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है, 8 श्रेणियों के लिए घोषित किया गया, हमने देख लिया है। और विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन से अतिरिक्त रोजगार सृजन देंगे, अतिरिक्त
लोगों को रोजगार देंगे तो विशेष बूस्टर मिलेगा। हरित तकनीक में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिइंबर्समेंट यानी पुनर्भरण हो जाएगा। और निवेश यदि एक अमाउंट से ज़्यादा, जैसे 500 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर रहे हैं तो उनको कुछ विशेष छूट है। कुछ क्षेत्र विशेष हैं, जैसे जो पिछड़े और आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा छूट है। तो ये तो इसका जनरल ओवरव्यू है। अब इसमें जो पैकेज बनाया गया है उसमें 3 तरह की छूट हैं, ए, बी और सी। पहला तो है एसेट क्रिएशन इंसेंटिव है। 3 इसमें इंसेंटिव है, इनमें से किसी भी एक को चूज किया जा सकता है। पहला क्या है कि जो स्टेट जीएसटी है उसकी प्रतिपूर्ति कर देगी सरकार, 7 साल तक 75% एसजीएसटी का पुनर्भरण करेगी सरकार। दूसरा क्या है, पूंजीगत सब्सिडी, यानी आप पूंजीगत अचल संपत्तियों के अंदर निवेश करते हो, टूल एंड मशीनरी के अंदर एक निश्चित प्रतिशत उसका, और ये क्षेत्र विशेष है कि जैसे 3 श्रेणियों में बांटा गया क्षेत्रों को, तो इस क्षेत्र के अंदर निवेश करोगे तो आपको अगले 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों के रूप में आपने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, किसमें, अचल परिसंपत्तियों में इतना निवेश किया है, उसका हम आपको 5% देंगे अगले 10 साल में किस्तों के रूप में। और यहाँ पे जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ आप यदि इन्वेस्ट करोगे तो और ज्यादा देंगे। देन टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसमें क्या है, शुद्ध बिक्री टर्नओवर जो है उसका निश्चित प्रतिशत के रूप में वार्षिक किस्तों में 10 वर्षों तक, ये दोनों कौन से हैं, 10 वर्षों तक, और ये पहले वाला था 7 सालों तक। या तो आप एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट ले लो, ये नहीं लेना चाहते तो आपने जो पूंजीगत जो मशीन टूल इनके अंदर जो इन्वेस्ट किया है उसका एक निश्चित प्रतिशत सरकार आपको देगी अगले 10 साल तक वार्षिक किस्तों में। और नहीं तो आपका जो टर्नओवर रहने वाला, नेट सेल टर्नओवर जो रहने वाला, उसका एक निश्चित प्रतिशत किस्तों में अगले 10 सालों तक। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो। अब दूसरा स्पेशल पैकेज क्या है, 50 करोड़ से अधिक जो निवेश करेंगे उनके ऊपर ही लागू होगा। जैसे रोजगार बूस्टर, किसी उद्योग को 200 रोजगार सृजित करने थे और उसने उन 200 की जगह कितना कर लिया, इसका 1.5 गुना से ज्यादा, यानी कि 300 या 300 से ज्यादा। तो 3 श्रेणियां इस क्षेत्र के लिए मान लो 10% छूट होगी, यहाँ निवेश करेगा तो 12% और यहाँ 15%। तो मान लो इसके लिए है, पहले वाले के लिए तो 75% प्लस 10% और एक्स्ट्रा उसको बूस्टर मिल गया, यानी कि अब उसको कितना मिलेगा, 75 प्लस 7.5 82.5% एसजीएसटी का पुनर्भरण करेगी सरकार। दूसरा क्या, ग्रीन इंसेंटिव। ग्रीन इंसेंटिव के तहत आपको बताया कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और प्रदूषक पर्यावरण में कम से कम जाएं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज में जो इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% तक सरकार क्या करेगी, पुनर्भरण कर देगी। मान लो कि कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाई, उसमें 2 लाख रुपए लगे तो 2 लाख रुपए का 50% 1 लाख रुपए सरकार आपको दे देगी। क्लस्टर इंसेंटिव, क्लस्टर यानी उद्यम एक किसी क्षेत्र विशेष में एक से ज्यादा लग गए तो यहाँ पे पूरा क्लस्टर तैयार हो गया, तो सरकार की सोच ये है इससे पूरे क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा। तो 500 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए लागू होगा। ये सब मिलके कितना करते हैं, 500 करोड़ निवेश कर रहे हैं तो उनको क्लस्टर इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें भी क्या है, जो शुरुआत वाले जैसे एसजीएसटी उसको 75% मिल रहा था, तो यहाँ 75% की बजाय कुछ ज्यादा परसेंटेज का उसको लाभ दे होगा। फिर माल ढुलाई, ये किसके लिए, एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो है हमारे, तो उस इनलैंड कंटेनर डिपो से गेटवे बंदरगाह तक, गुजरात के कांडला तक सामान जाएगा, उसका जो माल ढुलाई लगेगा, जो किराया लगेगा, उसका 25% तक क्या की जाएगी, वापस पुनर्भरण कर दिया जाएगा। और ये लेकिन सालाना 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए माल ढुलाई, सालाना 20 लाख तक ही दे होगा। इस तरीके से विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण और कौशल, ये क्या है, स्किल और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग प्रदान करवाते हैं अपने यहाँ नियोजित पर्सन्स को, तो उनको पर मंथ उनको 4,000 रुपए अगले 6 महीनों तक किसके लिए दिया जाएगा, स्किल और ट्रेनिंग के लिए। ये भी एक इंसेंटिव है। तो जो हमारा मूल जो एसेट क्रिएशन इंसेंटिव जिसको बोला जाता है, इसमें जो 3 है, इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर ले और फिर विशेष प्रोत्साहन उनको मिल जाएगा। फिर कुछ छूट है वो 100% है, अगले 7 साल की अवधि तक 100% छूट होगी। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में, स्टाम्प ड्यूटी में, कन्वर्जन शुल्क, लैंड को कन्वर्ट कराना पड़ता है कृषि से व्यवसाय के लिए, लैंड टैक्स देना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी जब लैंड परचेज करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, भूमि कर है, मार्केट फीस है, मंडी फीस देनी पड़ती है। तो ये जो इस तरह की फीस है इनमें पूर्णतः छूट है 100% आगामी 7 सालों तक। तो ये जो शुरुआती पहला वाला ऑप्शन, उसमें 3 जो हैं उनमें से किसी एक को चूज किया। ये लास्ट वाली जो छूट है ये प्रदान की, और इसके ऊपर
ओवर एंड अबव विशेष प्रोत्साहन भी है, यदि इन क्षेत्रों में कुछ कार्य किया तो अतिरिक्त छूट दे होगी। यहाँ थ्रस्ट सेक्टर्स की बात आई है। थ्रस्ट सेक्टर क्या है? बड़े बाजार वाले परिपक्व क्षेत्र, इनका बाजार काफी बड़ा है, पहले से मेच्योर क्षेत्र और इनमें उच्च रोजगार सृजन की क्षमता है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है प्रदेश का, इसका अधिकतम लाभ उठा पाने में सक्षम क्षेत्र है। तो इन थ्रस्ट सेक्टर्स की बात की गई है और इन थ्रस्ट सेक्टर्स को विशेष छूट होगी। इनको 10% का थ्रस्ट सेक्टर टॉपअप होगा, यानी कि मानक पैकेज के तहत चुने गए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव में इनको क्या है 10% अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। जीएसटी में 10% की अतिरिक्त छूट होगी तो कितना हो गया 82.5%। बेस इंसेंटिव जो है जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था उसमें भी 10% अधिक छूट होगी और जो पूंजी सब्सिडी है उसमें भी 10% की अधिक छूट होगी। ए वाला ऑप्शन, तीन में से किसी एक को चूज करना है तो किसी को भी चूज करे वो उसमें उसको 10% अतिरिक्त लाभ दे होगा। देख लो एक बार विनिर्माण क्षेत्र में थ्रस्ट सेक्टर्स कौन से हैं, सेवा क्षेत्र में थ्रस्ट सेक्टर्स कौन से, ये बड़े हैं, मेच्योर हैं, रोजगार सृजन की इनमें वृहद क्षमता है और ये अधिकाधिक लाभ उठा पाने में सक्षम है। इस लिस्ट को एक बार आप देख लेना। सनराइज सेक्टर्स को हमने देखा था 8 जो श्रेणियां थी उनमें से, तो सनराइज सेक्टर्स क्या है? ये नए हैं, वो पहले से स्थापित थे थ्रस्ट सेक्टर्स। ये सनराइज सेक्टर्स क्या नए हैं अपेक्षाकृत रूप से, लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये सेक्टर। दे आर पोइज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। क्या क्या है? जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, चिकित्सा, मेडिकल उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी, न्यू एज बैटरी टेक्नोलॉजी, उद्योग 4.0, डेटा सेंटर और दुर्लभ मृदा तत्व। तो ये हैं सनराइज सेक्टर्स। यदि कहीं RS मेंस जैसे एग्जाम में आ जाता है सनराइज सेक्टर्स क्या है तो आप देख लो, इसको पढ़ लेना। उद्योग 4.0 के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है? वही क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजों के लिए। तो आज हमने कवर कर लिया रिप्स 2022। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।